दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसके तहत दोस्तों हम लोग टॉपिक देख रहे थे। क्या है हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हम लोग दोस्तों 2023 से लेकर 2012 तक के प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक हम लोगों ने, वह कृषि के अंतर्गत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम 2012 में जो कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो दोस्तों हमारी 16 जून 2024 को आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग भी देखते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखेंगे 2012 में जो हमारा कृषि टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा दोस्तों कि भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इस पादप का क्या महत्व है। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इस पादप का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को क्या करता है, रोकता है। फिर देखिए कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को क्या करता है दोस्तों, रोकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि यह बायोडीजल का एक क्या है दोस्तों, समृद्ध स्रोत है। क्या है, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कि इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तंगुता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रखने के लिए भली भांति क्या होता है, अनुकूलित होता है। ठीक है, और चौथा देखें क्या कह रहा है दोस्तों, कि इसकी इमारती लकड़ी का क्या है, उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या दिए गए हैं दोस्तों, हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, एक बार फिर हम प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इस पादप का क्या महत्व है। तो कह रहा है कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, कि यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, तो यह पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, गलत दिया गया है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखें कि इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तंगुता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए क्या है, भली भांति अनुकूलित होता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था दोस्तों ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है, बाकी के पॉइंट हमारे क्या हैं, गलत दिए गए हैं। ठीक है, एक बार डिटेल व्याख्या इसकी हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, व्याख्या देखें दोस्तों। कह रहा है कि समुद्री बकथॉर्न एक पर्णपाती क्या है, झाड़ीदार पौधा है। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि समुद्री बकथॉर्न एक पर्णपाती क्या है, झाड़ीदार पौधा है और इसकी शाखाएं दोस्तों क्या होती हैं, घनी, कठोर एवं कटीली होती हैं। क्या है, इसकी शाखाएं क्या होती हैं दोस्तों, घनी, कठोर एवं कटीली होती हैं और इसकी जड़ें तीव्रता से एवं व्यापक सतह पर क्या फैल जाती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें जो हैं तीव्रता से एवं व्यापक सतह पर फैल जाती हैं। यह अपनी सघन जड़ों से मृदा क्षरण एवं मरुस्थलीकरण को क्या करता है दोस्तों, रोकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रश्न में भी यह पॉइंट दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्यतः सी बकथॉर्न जो होता है वह भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों एवं दक्षिण भारत की उच्च तंगुता वाली शुष्क घाटियों में क्या होता है दोस्तों, पाया जाता है। क्या है, देखिए कि सामान्यतः सी बकथॉर्न भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिणी भारत की उच्च तंगुता वाली शुष्क घाटियों में पाया जाता है और यह हिमालय की उच्च तंगुता की क्या है, स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, कह रहा है कि इसके पुष्पित होने के लिए हिमालय की शुष्क शीतोष्ण जलवायविक दशाएं तथा शीत मरुस्थल की स्थिति आदर्श स्थान है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी बकथॉर्न भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यह कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, यह स्थान आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है यहाँ। कह रहा है कि सी बकथॉर्न के फल पोषणीय एवं खाने योग्य होते हैं और इसका प्रयोग जूस तैयार करने तथा जैम, चाय, तेल तथा चिकित्सकीय उपयोग जैसे अस्थमा, चेस्ट पेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल, कैंसर के उपचार तथा विटामिन के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है।
कह रहा दोस्तों कि सीबकथॉर्न के व्यवसायीकरण हेतु निजी क्षेत्र को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीबकथॉर्न के व्यवसायीकरण हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे सीबकथॉर्न के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीबकथॉर्न को अद्भुत पौधा यानी कि वंडर प्लांट, लद्दाखी पौधा, सुनहरा पौधा तथा सोने की खान यानी कि गोल्ड माइन जैसे अन्य चर्चित नामों से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार यह पॉइंट। कह रहा है कि सीबकथॉर्न को अद्भुत पौधा, वंडर प्लांट, लद्दाखी पौधा, सुनहरा पौधा तथा सोने की खान, गोल्ड माइन जैसे अन्य चर्चित नामों से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, जो 2012 में हमारा पूछा गया प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों मिक्स क्रॉपिंग की बात कर रहा है। ठीक है, मिक्स एग्रीकल्चर कह रहा है, मिक्स खेती, मिश्रित खेती। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी मिश्रित खेती की क्या है प्रमुख विशेषता, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि क्या कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। क्या है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो कह रहा है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो याद रखिए दोस्तों, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ क्या करना, यह हमारा ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। आगामी परीक्षा की दृष्टि से व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ व्याख्या क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए व्याख्या इसकी क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। कह रहा है कि मिश्रित खेती के अंतर्गत शस्य उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों हमारा कि मिश्रित खेती के अंतर्गत शस्य उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। और कह रहा है कि यहाँ फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, भेड़ पालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन इत्यादि आर्थिक संक्रियाओं का भी व्यापक महत्व होता है। ठीक है, कह रहा है कि उपरोक्त पशुपालन संबंधी गतिविधियां कृषकों को अतिरिक्त आय एवं कृषि विविधीकरण का अवसर प्रदान करती हैं, जो कृषकों के फसल उत्पादन पर क्या है, निर्भरता में कमी लाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या इसकी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, जो 2012 में पूछा गया तीसरा प्रश्न है हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक से, उसको देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो दिया गया है वह है दोस्तों हमारा लोबिया। ठीक है, यहाँ क्या है, लोबिया। दूसरा कह रहा है दोस्तों मूंग, और तीसरा कह रहा है अरहर। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों लोबिया, दूसरा कह रहा है दोस्तों मूंग, तीसरा कह रहा है अरहर। ठीक है, फिर कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही पॉइंट हमारे राइट दिए गए हैं। और प्रश्न हमारा कह रहा था कि उपर्युक्त में से कौन सा से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। तो तीनों हमारे लोबिया, मूंग और अरहर तीनों ही हमारे दोस्तों क्या है, दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। चलिए व्याख्या देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों लोबिया, जिसको हम लोग काउपी भी कहते हैं दोस्तों, या बीन्स की तरह अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की एक महत्वपूर्ण फलीदार क्या है, दलहनी फसल है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है क्या कि लोबिया, जिसे हम काउपी भी कहते हैं, बीन्स की तरह अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की एक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, फलीदार दलहनी फसल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि लोबिया एक सूखा सह फसल है। क्या है दोस्तों, लोबिया एक सूखा सह फसल है और यह उष्णकटिबंधों की शुष्कता का बहुत अच्छी तरह से अनुकूलन करती है। ठीक है, जहां अन्य फलीदार फसलें अच्छा परिणाम नहीं दे पाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे हम क्या कह रहा है। देखिए ध्यानपूर्वक कह रहा है दोस्तों लोबिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण समुदाय की फसल है। क्या है, लोबिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण समुदाय की फसल है और यह अपनी जड़ों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या मृदा में स्थिरीकरण करती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि लोबिया की खेती परंपरागत फसलों के साथ साथ चारे के प्रयोग के लिए भी की जाती है तथा यह हरी खाद के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, फिर देखें। कह रहा है कि लोबिया की खेती परंपरागत फसलों के साथ साथ चारे के प्रयोग के लिए भी की जाती है तथा यह हरी खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए अब हम लोगों ने लोबिया देख लिया। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों मूंग की तरफ, जिसे हम लोग क्या ग्रीन ग्राम भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखें। कह रहा दोस्तों मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम
याम एक फलीदार क्या है दोस्तों, दलहनी पौधा है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है, स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, यानी कि एंडेमिक प्रजाति है दोस्तों। और मूंग का उत्पादन मुख्य रूप से हम लोग भारत, चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से देखें कि मूंग एक फलीदार दलहनी पौधा है दोस्तों और यह भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है, स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्रजाति है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखें कि मूंग का उत्पादन मुख्य रूप से हम लोग दोस्तों भारत, चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट जो कि मूंग से ही संबंधित है उसको हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मूंग भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल क्या है, प्रजाति है। क्या है, फिर देखें कि मूंग भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल प्रजाति है और यह फसल चारा तथा हरी खाद के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जो मृदा में जीवों के विकास को क्या करती है दोस्तों, उत्प्रेरित करती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा आप देखेंगे वह है अरहर, यानी कि दोस्तों क्या, जिसे हम लोग पिजन पी भी कहते हैं। क्या है, जिसे हम लोग पिजन पी कहते हैं। देखें यहाँ क्या कह रहा है अरहर के बारे में। कह रहा है कि अरहर बारहमासी फलीदार दलहनी फसल है दोस्तों और इसकी उपज क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में क्या है, व्यापक रूप से की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि अरहर यानी कि पिजन पी बारहमासी फलीदार दलहनी फसल है और इसकी उपज उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में व्यापक रूप से की जाती है। कह रहा है दोस्तों कि विश्व में अरहर उत्पादन भारत, म्यांमार, केन्या, युगांडा तथा अन्य देशों में होता है। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है कि भारत में अरहर उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, ठीक है, प्लेस स्थान याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में तथा बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, अरहर का उपयोग दोस्तों दाल के रूप में मनुष्यों में प्रोटीन की उपलब्धता के लिए वह चारे हेतु किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरहर का उपयोग दाल के रूप में मनुष्यों में प्रोटीन की उपलब्धता के लिए वह चारे हेतु किया जाता है और कह रहा है कि अरहर का उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, नोट देखें क्या कह रहा है यहाँ। नोट कह रहा है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपर्युक्त प्रश्न का सही विकल्प क्या माना गया, वह हमारा ऑप्शन ए माना गया, जबकि पुस्तक के हिसाब से इसने ऑप्शन डी माना है। ठीक है, एक बार और प्रश्न हम देख लेंगे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आयोग के हिसाब से इसका आंसर माना गया था दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड, जबकि पुस्तक के हिसाब से इसका आंसर माना गया है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो आयोग का भी आंसर आप याद रखिए और बुक का भी आंसर आप याद रखिए, लेकिन सही हम लोग किसको मानेंगे, जो आयोग के द्वारा माना गया उत्तर कुंजी में आंसर है वही मानेंगे। ठीक है, तो आयोग ने इसका आंसर माना था दोस्तों ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड, जबकि पुस्तक के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, चलिए 2012 में पूछा गया चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, जो हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया है आयोग के द्वारा 2012 में, टॉपिक हमारा चल रहा था भारत एवं विश्व का भूगोल और उसके तहत हम लोग देख रहे थे दोस्तों कृषि से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ चौथा प्रश्न जो कह रहा है क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो हमारा फसल दिया गया है दोस्तों वह है हमारी मूंगफली, दूसरा दिया गया है दोस्तों तिल और तीसरा दिया गया है दोस्तों बाजरा। ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है दोस्तों मूंगफली, दूसरा दिया गया है दोस्तों तिल और तीसरा दिया गया है दोस्तों क्या, वह है दोस्तों हमारा, तीसरा जो दिया गया है वह है दोस्तों हमारा बाजरा। क्या है, फिर देखेंगे कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है मूंगफली, दूसरा है तिल, तीसरा है बाजरा और प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल हैं। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए यहाँ व्याख्या क्या कह रहा है, व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि वर्षा आधारित फसलें क्या है, वर्षा आधारित फसलें भारत में खरीफ फसल के रूप में जानी जाती हैं। क्या है, जो वर्षा आधारित फसलें हैं वह भारत में हम लोग खरीफ फसल के रूप में जानते हैं। ये फसल जुलाई में बोई जाती है और सितंबर के अंत तथा अक्टूबर में क्या है, काटी जाती है। क्या है, ये फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर के अंत तथा अक्टूबर में काटी जाती हैं और यह काल भारत में क्या दोस्तों, मानसून द्वारा वर्षा कराने वाला काल है। ठीक है, भारत की प्रमुख वर्षा आधारित फसलें निम्नवत हैं, देखेंगे। पहला है दोस्तों धान अथवा चावल, दूसरा है दोस्तों ज्वार जिसे हम लोग शोरगम भी कहते हैं, जो कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश की क्या है, तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न
फसल है। ठीक है, पहला है धान तथा चावल, धान अथवा चावल। दूसरा है दोस्तों ज्वार, जिसे हम लोग शोरगम भी कहते हैं, जो कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण क्या है, खाद्यान्न फसल है। तीसरा है दोस्तों मंडुआ, जिसे हम लोग फिंगर मिलेट भी कहते हैं। फिर है दोस्तों हमारा बाजरा, जिसे हम लोग क्या दोस्तों कहते हैं, वह है हमारा पर्ल मिलेट। ठीक है, और फिर है दोस्तों मक्का, मेज, और फिर है दोस्तों हमारा मूंगफली, तिल, कपास, गन्ना, सोयाबीन आदि। एक बार और देखेंगे, भारत की प्रमुख वर्षा आधारित फसलें जो हैं वह निम्नवत हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन कौन सी है, यहाँ देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, भारत की प्रमुख वर्षा आधारित फसलें निम्नवत हैं। पहला है दोस्तों धान अथवा चावल। ठीक है, दूसरा है ज्वार, जिसे हम लोग शोरगम भी कहते हैं, जो कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश की क्या है, तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तीसरी है दोस्तों हमारा मंडुआ, जिसे हम लोग फिंगर मिलेट भी कहते हैं। चौथी है दोस्तों बाजरा, जिसे हम लोग पर्ल मिलेट कहते हैं। फिर है दोस्तों मक्का, जिसे हम लोग मेज़ के नाम से जानते हैं। और फिर लास्ट है दोस्तों हमारा मूंगफली, तिल, कपास, गन्ना, सोयाबीन आदि। यह हमारी भारत की दोस्तों प्रमुख वर्षा आधारित फसलें हैं, जिसको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से देख लिया है। ठीक है, और प्रश्न हमारा था कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ देखें क्या प्रश्न कह रहा था भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा था दोस्तों मूंगफली, दूसरा कह रहा था तिल, तीसरा कह रहा है बाजरा, और प्रश्न कह रहा था कि उपर्युक्त में से कौन कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल हैं। तो याद रखिए दोस्तों, तीनों ही हमारे ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हम लोगों ने राइट आंसर मार्क किया था। ठीक है, चलिए 2011 में जो हमारा टॉपिक दोस्तों कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है दोस्तों, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर क्या है, जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ क्या दोस्तों, आर्द्र यानी कि हमारी आर्द्र बनी रहती है। और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है, सबसे उपयुक्त यानी कि एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों धान और जूट। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है, सबसे उपयुक्त यानी कि एप्रोप्रिएट पूछ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों धान और जूट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, व्याख्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं। क्या है, गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ का उच्च ताप एवं आर्द्र जलवायविक दशा धान एवं जूट के लिए क्या है, आदर्श दशा है। ठीक है, चलिए धान के लिए आदर्श दशाएं हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों धान के उत्पादन के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वह है, टेम्परेचर चाहिए हमारा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उपज काल तक। क्या है, तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उपज काल तक। फिर है हमारा 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर है हमारी क्या, गहन एवं सस्ता श्रम चाहिए, एवं क्या है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि धान के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वह है दोस्तों क्या, टेम्परेचर चाहिए हमारा कितना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उपज काल तक। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, गहन एवं सस्ता श्रम चाहिए, और उपजाऊ जलोढ़ मृदा चाहिए। ठीक है, यह हमारी धान के लिए आदर्श दशाएं थी, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों जूट के लिए आदर्श दशाएं। क्या है, जूट के लिए आदर्श दशाएं। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। पहला पॉइंट है जूट के लिए जो आदर्श हुआ है दोस्तों क्या है, कह रहा है कि उपजाऊ तथा जलोढ़ मृदा। क्या है, उपजाऊ तथा जलोढ़ मृदा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें। कह रहा है दोस्तों तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्या है, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सापेक्षिक आर्द्रता चाहिए दोस्तों 70% से 80% तक। उच्च वर्षा चाहिए और सस्ता श्रम चाहिए। ठीक है, फिर देखिए जूट के लिए जो आदर्श दशाएं हैं, उपजाऊ तथा जलोढ़ मृदा चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर तापमान चाहिए हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जूट के लिए। फिर दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता चाहिए लगभग 70 से 80% तक। उच्च वर्षा चाहिए दोस्तों, और क्या चाहिए, फिर हमारा सस्ता श्रम चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या इसका आगे की व्याख्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। इसकी व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों फसलों की उपज के लिए गंगा का निम्न मैदान क्या है, आदर्श प्रदेश है। ठीक है, आगे देखें गेहूं के बारे में क्या दिया गया है। कह रहा है कि जबकि गेहूं मौलिक रूप से मध्य अक्षांशीय घास भूमि की क्या है, फसल है। क्या है, जबकि गेहूं मौलिक रूप से मध्य अक्षांशीय घास भूमि की फसल है, जिसकी उपज हेतु ठंडी जलवायु व संतुलित वर्षा आवश्यक होती है। ठीक है,
कह रहा है गेहूं की उपज हेतु बुआई के दौरान जाड़े में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कटाई के दौरान गर्मी में 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपेक्षित है। फिर देखिए, गेहूं की उपज हेतु बुआई के दौरान जाड़े में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कटाई के दौरान गर्मी में 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है, अपेक्षित है। परंतु कटाई के मौसम के दौरान तापमान में अचानक वृद्धि फसल की परिपक्वता को क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। क्या है, परंतु कटाई के मौसम के दौरान तापमान में अचानक वृद्धि फसल की परिपक्वता को प्रभावित कर सकती है। और गेहूं के लिए औसत वार्षिक वर्षा क्या चाहिए, 75 सेंटीमीटर होती है तथा 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गेहूं की उपज के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, फिर देखें, गेहूं की उपज के लिए गंगा का ऊपरी तथा मध्य मैदान क्या है, आदर्श दशाएं हैं। ठीक है, फिर देखें आगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों, कपास हमारी खरीफ की फसल है। ठीक है, या उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। और कह रहा है कि इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, कह रहा है फिर से देखें, कपास खरीफ की फसल है और यह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की जरूरत होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान कपास की फसल के लिए हानिकारक होता है तथा इसके लिए 210 पाला रहित दिन आवश्यक हैं। वार्षिक वर्षा 20 से 100 सेंटीमीटर तथा उपज काल 6 से 8 माह होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम लोगों ने पूरी डिटेल व्याख्या ध्यानपूर्वक देख ली है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल। 2023 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए पहला कथन पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी कि डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। फिर देखें, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी कि डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए क्या है, कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा कथन पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों पॉइंट फिर देखेंगे। कथन एक कह रहा है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी कि डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखें आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि हमारा कथन एक सही है किंतु कथन 2 हमारा गलत है। ठीक है, यहां देखेंगे क्या कह रहा है। कथन एक हमारा सही है दोस्तों, यानी कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी कि डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए क्या है, कोयले पर निर्भर करता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, एक बार और हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, कथन एक को देखेंगे। कह रहा है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी कि डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, कथन 2 कह रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है, पहला पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, कथन एक सही है किंतु कथन 2 हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें, नीचे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत में विद्युत का उत्पादन परंपरागत यानी कि दोस्तों तापीय, फिर है दोस्तों क्या है, परमाणु और जलीय, ठीक है, एवं नवीकरणीय स्रोतों में पवन, सौर, जैव आदि से होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत में विद्युत का उत्पादन परंपरागत, तापीय, परमाणु और जलीय एवं नवीकरणीय स्रोतों पवन, सौर, जैव आदि से क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखें, हालांकि कोयला आधारित विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन का सबसे प्रमुख स्रोत है जो कुल विद्युत उत्पादन में लगभग क्या है, 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। अतः कथन एक हमारा सही है। क्या है, कह रहा है कि हालांकि कोयला आधारित विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन का सबसे प्रमुख स्रोत है जो कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। अतः कथन एक हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, आगे इसकी व्याख्या क्या दे रही है। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हम लोग प्रीवियस ईयर के हल करते चल रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए सारे फैक्ट जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी अगली व्याख्या देखेंगे, आगे की व्याख्या क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए, कह रहा कि हालांकि विद्युत के उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यूरेनियम संवर्धन यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है जो यूरेनियम का विखंडनीय समस्थानिक है, जो कि परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया रख सकता है। ठीक है, फिर देखिए, हालांकि विद्युत के उत्पादन के लिए दोस्तों कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाने की क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है जो यूरेनियम का विखंडनीय समस्थानिक है, जो कि परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया रख सकता है। ठीक है, फिर आगे देखें, आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं दोस्तों हमारे, देखें ध्यानपूर्वक, कि असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम को आमतौर पर क्या है, फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों कि असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम को आमतौर पर यूरेनियम 235 के लगभग 3 से 5% तक क्या है, समृद्ध किया जाता है। ठीक है, जो हल्के जल रिएक्टरों के लिए पर्याप्त हैं, जो आमतौर पर विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम को आमतौर पर यूरेनियम 235 के लगभग 3 से 5% तक समृद्ध किया जाता है, जो हल्के जल रिएक्टरों के लिए पर्याप्त हैं, जो आमतौर पर विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अतः कथन 2 हमारा क्या है, सही नहीं है। अतः विकल्प हम लोगों ने सही मार्क किया था कि कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 हमारा सही नहीं था। हम लोगों ने आंसर मार्क किया था ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 2023 में जो हम देखेंगे प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखें, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके क्या है, समृद्ध स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, टाइटेनियम। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो याद रखें दोस्तों, टाइटेनियम। ठीक है, फिर देखिए, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो याद रखिए, टाइटेनियम। ठीक है, व्याख्या देखिए, भारत भारी खनिज संसाधनों से संपन्न है। ठीक है, जो मुख्य रूप से देश के क्या है, तटीय हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि भारी खनिज रेत में 7 खनिजों जैसे इल्मेनाइट, ल्यूकॉक्सिन जिसे हम लोग क्या है, ब्राउन इल्मेनाइट भी कहते हैं, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, गार्नेट तथा मोनोजाइट का क्या है दोस्तों, एक समूह है। ठीक है, इल्मेनाइट जिसे हम लोग FeO, TiO2 एवं रूटाइल, TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज स्रोत हैं। अतः विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिए कि भारत भारी खनिज संसाधनों से क्या है दोस्तों, संपन्न है। ठीक है, क्या है, भारत भारी खनिज संसाधनों से संपन्न है, जो मुख्य रूप से देश के तटीय हिस्सों में क्या दोस्तों, पाए जाते हैं। ठीक है, भारी खनिज रेत में 7 खनिजों जैसे इल्मेनाइट, ल्यूकॉक्सिन जिसे हम लोग ब्राउन इल्मेनाइट भी कहते हैं, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, गार्नेट और मोनोजाइट का एक समूह है। ठीक है, इल्मेनाइट जिसे हम लोग FeTiO2 भी कहते हैं एवं रूटाइल, TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज स्रोत हैं। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर से देखें कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि भारत में कोयला आधारित तापीय संयंत्रों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। और तीसरा कह रहा है उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया दोस्तों, क्या है, वह है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं इसमें हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर सही हम लोगों ने मार्क किया, कोई भी नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2022 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। चलिए देखिए 2022 में क्या पूछा गया प्रश्न है, यहाँ देखेंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ। चलिए देखिए, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल। टॉपिक चल रहा था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, 2022 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, कह रहा है कि गुजरात में भारत का विशालतम क्या है दोस्तों,
सौर पार्क यानी सोलर पार्क की बात कर रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि गुजरात में भारत का क्या है, विशालतम सौर पार्क है। दूसरा कह रहा है कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है दोस्तों देखेंगे कि गोवा में भारत की विशालतम क्या है, तैरती हुई सौर प्रकाशीय वोल्टीय परियोजना है। ठीक है, पहला पॉइंट देखें कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय क्या है, हवाई अड्डा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए कि गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई क्या है, सौर प्रकाशीय वोल्टीय परियोजना है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, केवल हमारा सेकंड पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखें सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे जो कि हमारा सही है, और फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो सही पॉइंट है उसको हम देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यही पॉइंट सही है। बाकी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, भारत का भादला सोलर पार्क क्या है, भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का क्या है, सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। फिर देखें, भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, और भादला सोलर पार्क दोस्तों राजस्थान के सूखे तथा रेतीले क्षेत्र में स्थित है, और 14,000 एकड़ क्षेत्रफल में क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। ठीक है, पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल हैं जो हमारे 2245 मेगावाट विद्युत उत्पादन में योगदान देते हैं। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे हम लोग CIAL भी कहते हैं, कह रहा है कि केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा संचालित होगा। ठीक है, फिर देखें, केरल का कोचीन इंटरनेशनल क्या है, एयरपोर्ट लिमिटेड विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होगा। ठीक है, देखें आगे की व्याख्या इसकी क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखें, कह रहा है कि हवाई अड्डे ने दोस्तों वर्ष 2015 में आधिकारिक तौर पर 12 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की थी। ठीक है, अतः कथन 2 हमारा क्या है दोस्तों, सही है। फिर देखेंगे आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं। कह रहा है तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन यानी कि कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है। फिर देखिए, कह रहा है भारत में कोयला नियंत्रण संगठन यानी कि कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है CCO जिसे हम लोग क्या दोस्तों, कोयला नियंत्रक संगठन यानी कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का क्या है, मॉनिटरिंग करता है। क्या है, यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का क्या दोस्तों, मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, चौथा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिर देखेंगे कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन यानी कि कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोयला नियंत्रक संगठन दोस्तों भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का क्या दोस्तों, मॉनिटरिंग करता है। फिर देखें, यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का क्या मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, फिर देखें,
तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ऊपर के सही दिए गए हैं। चौथा पॉइंट कह रहा था कि यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, व्याख्या देखें इसके क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखेंगे इसकी। चलिए देखिए व्याख्या, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोयला नियंत्रक संगठन, ठीक है, सीसीओ की बात कर रहा है। देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 1916 में स्थापित कोयला नियंत्रक का कार्यालय, जिसे पहले कोयला आयुक्त भारतीय कोयला क्षेत्र के सबसे पुराने कार्यालयों में से एक है। ठीक है, इस कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोयले की आवश्यकता की पूर्ति पर क्या सरकारी नियंत्रण रखना था। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कोयला नियंत्रक संगठन के कार्य क्या है, नीचे सूचीबद्ध हैं। ठीक है, चलिए इसके कार्य हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि कोयले की श्रेणी, ग्रेड या आकार की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या है, कोयले की श्रेणी, ग्रेड या आकार की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों का क्या दोस्तों निरीक्षण करना। ठीक है, कोयला खान यानी कि कोयलरी में खनन किए गए सीम के कोयले के ग्रेड की घोषणा और रख रखाव के उद्देश्य से निर्देश जारी करना। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखें, क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक कोयला डेटा प्रस्तुत करना। अतः कथन एक हमारा क्या है, सही है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि कोयला नियंत्रक संगठन कैप्टिव कोयला या लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास और उनकी संबद्ध अंतिम उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की क्या दोस्तों निगरानी करता है, इसीलिए दूसरा पॉइंट भी हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखें कि कोयला युक्त क्षेत्र यानी कि अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत कोयला नियंत्रक इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी है जो कोयला आधारित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर किसी भी आपत्ति को सुनने और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। अतः कथन 3 भी हमारा क्या सही दिया गया है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट हम देख लेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें यहाँ कह रहा है कि यह सुनिश्चित नहीं करता है कि कोयला खनन कंपनी निर्धारित समय में अंतिम उपयोगकर्ता तक कोयला पहुँचाती है। अतः कथन 4 हमारा सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह कह रहा है कि यह सुनिश्चित नहीं करता है कि कोयला खनन कंपनी निर्धारित समय में अंतिम उपयोगकर्ता तक कोयला पहुंचाती है। अतः कथन 4 हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है उसकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का क्या है, स्रोत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मोनोजाइट में क्या है, थोरियम होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत की समस्त तटवर्ती बलुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। और चौथा कह रहा है कि भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 4 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। और फिर से हम इसकी प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का क्या है दोस्तों, स्रोत है। ठीक है, मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मोनोजाइट में क्या दोस्तों, थोरियम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा क्या कि भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे बिल्कुल सही हैं, थर्ड पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि मोनोजाइट अयस्क भारत, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखें। क्या है, कह रहा है कि मोनोजाइट अयस्क भारत, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि मोनोजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि थोरियम, लेंथेनम और सेरियम का एक क्या है, महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या है, मोनोजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों थोरियम, लेंथेनम और सेरियम का क्या है, एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, मोनोजाइट के राज्यवार स्रोत यहाँ दिए गए हैं। उड़ीसा में मोनोजाइट है दोस्तों क्या है, 2.41 मिलियन टन। ठीक है, फिर आगे देखें, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों 3.72 मिलियन टन। ठीक है, तमिलनाडु में है 2.46 मिलियन टन। ठीक है, केरल में है 1.90 मिलियन टन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है 1.22 मिलियन टन और झारखंड में है 0.22 मिलियन टन। कुल कितना है दोस्तों, 11.93 मिलियन टन। ठीक है, आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है यह भारत के समस्त तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर देखें आगे क्या कह रहा है।
कह रहा दोस्तों कि वर्ष 1933 तक निजी कंपनियों को समुद्र तट की बालुकाओं में खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति नहीं थी। क्या है देखें, यहाँ ध्यानपूर्वक कह रहा है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1933 तक निजी कंपनियों को समुद्र तट की बालुकाओं में खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति नहीं थी। उदारीकरण के बाद निजी कंपनियों को शुरू में गार्नेट और सिलीमेनाइट की खान में खनन करने की अनुमति दी गई थी और इसके बाद अन्य खनिजों के लिए भी अनुमति दी गई थी। ठीक है, फिर देखें। कह रहा है कि वर्ष 2016 में पहले के एक संशोधन ने निजी कंपनियों को समुद्र तट की रेत के खनन पर रोक लगा दी, जहां मोनोजाइट की संकेंद्रण 0.7% से अधिक थी। क्या है, फिर देखें। कह रहा है कि वर्ष 2016 में पहले के एक संशोधन ने निजी कंपनियों को समुद्र तट की रेत के खनन पर रोक लगा दी, जहां मोनोजाइट का संकेंद्रण 0.7% से 7.5% से अधिक था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि निजी फर्मों को मोनोजाइट के प्रसंस्करण या निर्यात से प्रतिबंधित किया गया है। यह एक सरकारी एकाधिकार बना हुआ है जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग के दायरे में रखा गया है। ठीक है, फिर देखें कि निजी फर्मों को मोनोजाइट के प्रसंस्करण या निर्यात से प्रतिबंधित किया गया है। यह एक सरकारी एकाधिकार बना हुआ है जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग के दायरे में रखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिटेल व्याख्या देख लिया दोस्तों, और प्रश्न का आंसर हम लोगों ने मार्क किया था। केवल 1, 2 और 4 पॉइंट हमारे सही दिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था। चलिए दोस्तों, अब आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, और सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों हम भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है दोस्तों, आगे के हम देखेंगे प्रश्न हमारे क्या दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे। चलिए देखिए दोस्तों, 2020 में जो हमारा इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए देखिएगा 2020 में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें। 2020 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित खनिजों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है दोस्तों क्या है, पहला हमारा दोस्तों देखेंगे वह है दोस्तों क्या, पहला है बेंटोनाइट, दूसरा है दोस्तों क्रोमाइट, तीसरा है कायनाइट और चौथा है दोस्तों सिल्मेनाइट। ठीक है, फिर देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों बेंटोनाइट, दूसरा है दोस्तों क्रोमाइट, तीसरा है दोस्तों कायनाइट और चौथा है दोस्तों सिल्मेनाइट। ठीक है, फिर देखें। कह रहा है कि भारत में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख या मेजर मिनरल्स हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4। फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बेंटोनाइट, दूसरा कह रहा है क्रोमाइट, तीसरा कह रहा है कायनाइट, चौथा कह रहा है दोस्तों सिल्मेनाइट। ठीक है, कह रहा है भारत में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख या मेजर मिनरल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क करेंगे, केवल 2, 3 और 4। फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो पॉइंट दिया गया है या गलत है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि जो हमारे प्रमुख खनिज यानी कि मेजर मिनरल्स है दोस्तों, वह है हमारे क्रोमाइट, कायनाइट और सिल्मेनाइट। ठीक है, व्याख्या इसकी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए व्याख्या देखें। कह रहा है कि भारत कुल 95 खनिजों का क्या करता दोस्तों, उत्पादन करता है, जिनमें से 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज हैं, 5 हैं हमारे परमाणु खनिज, 10 हैं हमारे धात्विक, 21 हैं गैर धात्विक एवं 55 छोटे खनिज शामिल हैं। ठीक है, खनिज अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए क्या है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कह रहा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कायनाइट, फिर है दोस्तों सिल्मेनाइट गैर धात्विक, क्रोमाइट धात्विक आधिकारिक रूप से क्या है, प्रमुख खनिज हैं। भारत सरकार द्वारा बेंटोनाइट को 10 फरवरी 2015 को गौड़ खनिज यानी कि माइनर मिनरल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा था दोस्तों बेंटोनाइट, दूसरा कह रहा था दोस्तों क्या है, क्रोमाइट, तीसरा कह रहा था काइनाइट, चौथा कह रहा था सिल्मेनाइट। और प्रश्न पूछा जा रहा था कि भारत में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज या मेजर मिनरल्स हैं। तो याद रखें ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें 4 क्या है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज हैं। ठीक है, 5 हैं हमारे परमाणु खनिज, 10 हैं दोस्तों धात्विक गैर हैं। ठीक है, 10 हैं हमारे धात्विक, 21 हैं गैर धात्विक एवं 55 क्या हैं, छोटे खनिज शामिल हैं। फिर देखें, भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें 4 हैं हमारे हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज, 5 हैं हमारे परमाणु खनिज, 10 हैं दोस्तों धात्विक, 21 हैं हमारे गैर धात्विक एवं 55 है दोस्तों हमारे छोटे खनिज। ठीक है, कह रहा है कि खनिज अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कायनाइट, फिर है दोस्तों हमारा क्या है, सिल्मेनाइट गैर धात्विक, फिर है क्रोमाइट धात्विक आधिकारिक रूप से क्या है, प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बेंटोनाइट को 10 फरवरी 2015 को गौड़ खनिज यानी कि दोस्तों माइनर मिनरल के रूप में घोषित
किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2020 में पूछा गया दूसरा प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि इस्पात स्लैग क्या है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। क्या है, कह रहा है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। कह रहा है कि आधार सड़क के निर्माण के लिए, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि कृषि मृदा के सुधार के लिए। तीसरा कह रहा है दोस्तों सीमेंट के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है, ठीक है। पहला कह रहा है कि आधार सड़क के निर्माण के लिए। दूसरा कह रहा है दोस्तों कृषि मृदा के सुधार के लिए। तीसरा कह रहा है दोस्तों क्या हमारा सीमेंट के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों ही आंसर हमारे पॉइंट जो दिए गए हैं वह सही दिए गए हैं। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि आधार सड़क के निर्माण के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कृषि मृदा के सुधार के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है सीमेंट के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। व्याख्या देखेंगे इसकी क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टील या इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला क्या है, एक उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। जो पिछले हुए स्टील को क्या है, फिर से देखें कि स्टील या इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है, जो पिघले हुए स्टील को भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान क्या है, उत्पन्न होता है। फिर से पढ़ें, स्टील या इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला क्या है, एक उप उत्पाद है, जो पिघले हुए स्टील को भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान क्या है, उत्पन्न होता है, ठीक है। स्टील स्लैग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता, जैसे पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के उत्पादन में, आधार सड़क के निर्माण के लिए, उर्वरक एवं मृदा सुधार में, सीमेंट क्लिंकर के लिए कच्चे माल के रूप आदि में किया जाता है। अतः विकल्प डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। फिर देखिए स्टील या इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद है यानी कि बाई प्रोडक्ट है, जो पिघले हुए स्टील को भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है। स्टील स्लैग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के उत्पादन में, आधार सड़क के निर्माण के लिए, उर्वरक एवं मृदा सुधार में, सीमेंट क्लिंकर के लिए कच्चे माल के रूप में आदि में किया जाता है। अतः विकल्प डी हम सही आंसर मार्क करेंगे। प्रश्न कह रहा था कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो पहला पॉइंट कह रहा था कि आधार सड़क के निर्माण के लिए, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि कृषि मृदा के सुधार के लिए। तीसरा कह रहा था कि सीमेंट के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर होंगे हमारे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 2018 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ 2018 में जो हमारे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से पूछे गए प्रश्न उसको देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें नहीं है। एक बार फिर हम प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें क्या हैं, नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान में लौह अयस्क की क्या है दोस्तों, खदानें हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे इसकी व्याख्या क्या दी गई है, देख लेंगे। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे वह है हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 3rd, यानी कि तीसरा पॉइंट जो हमारा है वह केवल सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा था कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत था। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही था। ऑप्शन डी केवल 3rd हमारा सही आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या देखेंगे इसकी क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि नवीन खनन कानून क्या है, फिर से देखें। कह रहा है कि नवीन खनन कानून खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार गैर कोयला खानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी, ठीक है। फिर देखिए नवीन खनन कानून खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार गैर कोयला खानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों भारत में मुख्यतः, फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे।
कह रहा दोस्तों कि भारत में मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या है, स्वर्ण खाने हैं। क्या है, कह रहा है भारत में मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्वर्ण खाने हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी की बालू में क्या है, स्वर्ण पाया जाता है। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या दोस्तों, स्वर्ण खाने हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि इसके अतिरिक्त झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी की बालू में स्वर्ण पाया जाता है। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आगे देखेंगे आगे का पॉइंट। कह रहा है कि राजस्थान में उदयपुर, फिर क्या है दोस्तों हमारा थुर, फिर है दोस्तों हुंडेर, फिर कह रहा है नाथरा की पाल लौह अयस्क खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः कथन 3 हमारा सही है। अतः सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन डी विकल्प थर्ड। हमारा केवल 3 सही पॉइंट सही था, बाकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों। आगे देखेंगे हमारा आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। 2016 में जो पूछे गए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक से प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखें क्या कह रहा है यहाँ। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से क्या है, यहाँ देखें भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। क्या है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में या किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वह हम मार्क करेंगे कैम्बे बेसिन में भी, फिर दोस्तों हमारा कावेरी बेसिन में भी, और फिर दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन में भी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी, और कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन में भी पाए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कैम्बे बेसिन, दूसरा कह रहा है कावेरी बेसिन, तीसरा कह रहा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कावेरी बेसिन में और विंध्य बेसिन में भी पाए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 2015 में जो हमारे दोस्तों पूछे गए हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ, इंपॉर्टेंट है। 2015 में जो पूछा गया प्रश्न है, टॉपिक चल रहा था हमारा दोस्तों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। फिर देखिए भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात यानी कि इंपोर्ट की अपेक्षा होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो मार्क करेंगे वह है हमारा क्या, कोककारी या कोकिंग कोयला की। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है, हमारा सही आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, देखें कह रहा है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात यानी कि इंपोर्ट की अपेक्षा होती है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कोककारी यानी कि कोकिंग कोयला की। ठीक है, व्याख्या देखें। कह रहा दोस्तों कोकिंग कोल का प्रयोग लौह अयस्क को पिघलने में ईंधन के रूप में होता है। क्या है, कोकिंग कोयला का प्रयोग लौह अयस्क को पिघलाने में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, इसका अधिकतर आयात ऑस्ट्रेलिया से होता है। देश में उत्पादित कोकिंग कोल कुल जरूरत का केवल 10% ही होता है। भारत प्रतिवर्ष 3 से 3.2 करोड़ टन कोयला क्या है, खरीदता है। फिर से देखेंगे कि कोकिंग कोल का प्रयोग दोस्तों लौह अयस्क को पिघलाने में ईंधन के रूप में होता है। इसका अधिकतर आयात हम ऑस्ट्रेलिया से करते हैं दोस्तों। देश में उत्पादित कोकिंग कोल कुल जरूरत का केवल 10% ही होता है। भारत प्रतिवर्ष 3 से 3.2 करोड़ टन कोयला क्या है, खरीदता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे की व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए आगे की व्याख्या क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक व्याख्या हम देखेंगे। कह रहा है कि सोरा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट तथा अन्य रासायनिक यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि सोरा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट तथा अन्य रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है और यह नाइट्रोजन का क्या है दोस्तों, ठोस रूप है। ठीक है, इसका प्रयोग रॉकेट के नोदकों, पटाखों तथा उर्वरक के रूप में होता है, जबकि रॉक फॉस्फेट या सेल फॉस्फेट एपेटाइट समूह के अंतर्गत आते हैं और इसका सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों हम लोग क्या है, फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वर्ष 2014 में भारत का क्रूड स्टील उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान था, जो 2015 में तीसरा हो गया। ठीक है, मई 2021 में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार क्रूड स्टील के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन, भारत और जापान है। एक बार और देखें, मई 2021 में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार क्रूड स्टील के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन, भारत और जापान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2012 में जो हमारे ऊर्जा संसाधन और
खनिज संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों कोयला सनस्तर मीथेन की बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, यानी कि कोल बेड मीथेन की बात कर रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि कोयला सनस्तर मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। फिर देखिए, कोल बेड मीथेन की बात कर रहा है दोस्तों और शैल गैस की बात कर रहा है। देखेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा कोयला सनस्तर मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोयला सनस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोयला सनस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन, ठीक है, और क्या है, केवल प्रोपेन और क्या है, ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। ठीक है, फिर देखें कि कोयला सनस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि भारत में कोयला सनस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। क्या है, भारत में कोयला सनस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक क्या है, शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है ऑप्शन डी, ना तो एक ही और ना ही दो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कह रहा था कि कोयला सनस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में कोयला सनस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो एक ही ना ही दो हमारा पॉइंट सही दिया गया है। चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे। ठीक है, व्याख्या देखें, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखें व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि बिना उत्खनन यानी कि अनमाइंड वाली कोयला संधियों से मीथेन का निष्कर्षण कोयला सनस्तर मीथेन कहलाता है। क्या है, बिना उत्खनन वाली कोयला संधियों से, क्या है, बिना उत्खनन वाली कोयला संधियों से मीथेन का निष्कर्षण कोयला सनस्तर मीथेन कहलाता है। यह एक क्या है, प्राकृतिक गैस है जिसमें हमारे मीथेन के अलावा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन्स और गैर हाइड्रोकार्बन्स के अवशेष मिलते हैं। फिर देखिए, बिना उत्खनन अनमाइंड वाली कोयला संधियों से मीथेन का निष्कर्षण कोयला सनस्तर मीथेन कहलाता है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि यह एक प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन के अलावा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन्स और गैर हाइड्रोकार्बन्स के क्या दोस्तों, अवशेष मिलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि शैल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो जैव समृद्ध ऑर्गेनिक रिच अति उत्कृष्ट रवेदार चट्टानों जैसे सेल चट्टान, मड स्टोन या लेमिनेटेड सील स्टोन से प्राप्त की जा सकती है। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों शैल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो जैव समृद्ध ऑर्गेनिक रिच अति उत्कृष्ट रवेदार चट्टानों जैसे सेल चट्टान, मड स्टोन या लेमिनेटेड सिल्ट स्टोन से प्राप्त की जाती है। इसे अवसादी शैलों से निष्कर्षित किया जाता है। इसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक से प्राप्त किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि शैल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो जैव समृद्ध अति उत्कृष्ट रवेदार चट्टानों जैसे सेल चट्टान, मड स्टोन या लेमिनेटेड सिल्ट स्टोन से प्राप्त की जाती है। इसे अवसादी शैलों से निष्कर्षित किया जाता है। इसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि विकल्प बी इसलिए गलत है क्योंकि यह सही नहीं है कि भारत में अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित बेसिनों की पहचान की है। क्या है, जिनसे संभावित रूप से शैल गैस उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये है दोस्तों कैम्बे, फिर है असम अराकन, ठीक है, फिर है दोस्तों गोंडवाना, फिर है हमारा कृष्णा कावेरी और फिर है इंडो गंगा मैदान। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने भी पुष्टि की है कि भारत के 26 अवसादी बेसिनों में क्या है, 6.1 TCF शैल गैस संसाधन हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, 2013 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 2013 में जो हमारे मिनरल और खनिज ऊर्जा संसाधन टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय कोयले का क्या है, अभिलक्षण है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि उच्च भस्म अंश, दूसरा कह रहा है निम्न सल्फर अंश, तीसरा कह रहा है निम्न भस्म संगलन तापमान। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि
उच्च भस्म अंश और दूसरा क्या है दोस्तों हमारा निम्न सल्फर अंश। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि निम्न भस्म संगलन तापमान, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। पहला कह रहा है कि उच्च भस्म अंश, दूसरा कह रहा है दोस्तों निम्न सल्फर अंश और तीसरा कह रहा है निम्न भस्म संगलन तापमान। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का क्या है दोस्तों अभिलक्षण है। ठीक है, फिर देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि उच्च भस्म अंश, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों निम्न सल्फर अंश और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों निम्न भस्म संगलन तापमान। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या हमारा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो सही पॉइंट दिया गया है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड हम सही आंसर मार्क करेंगे। यानी कि भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं उच्च भस्म अंश और दूसरा निम्न सल्फर अंश, जबकि तीसरा पॉइंट जो दिया गया है निम्न भस्म संगलन तापमान, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।